तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़र चला जाता है अपना डायमेंशन क्रिएट करके वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए और गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेन करता है। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ग्रैंड प्रिस्ट अपनी जगह पे ले जा रहा होता है गोकू को ट्रेन करने के लिए, तभी जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को रोकता है और कहता है कि तुम इसे हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जाकर ट्रेनिंग कराओ। ग्रैंड प्रिस्ट जेनो से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं लॉर्ड जेनो, मैं जहाँ पे गोकू को ले जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए वो सबसे बेस्ट जगह है। जेनो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सबसे बेस्ट जगह है ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन अगर कभी फ्रीजा वापस आया तो उसे हम तीनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे और वो हम तीनों को खत्म कर देगा, जिसके बाद मल्टीवर्स को सेव करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गोकू को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर ले जा करके ट्रेनिंग करो, ताकि अगर फ्रीजा कभी आए तो हम तीनों को एक साथ खत्म ना कर पाए। जेनो की ये बात सुन करके ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू चले जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए। जहाँ पे पहुँचते ही गोकू कहता है कि तो फ्रीजा की कमजोरी क्या है, पहले मुझे वो बताओ ताकि मैं उन पे काम करके फ्रीजा को रोक सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैंने फ्रीजा को 100 साल ट्रेन किया है और उन 100 सालों में मैंने फ्रीजा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और फ्रीजा की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। और इससे भी बड़ी जो फ्रीजा की कमजोरी है वो ये है कि जब भी वो कोई नई चीज या फिर नई एबिलिटी सीखता है तो वो उस चीज की अहमियत नहीं करता। फ्रीजा जब भी कोई नई एबिलिटी या फिर फॉर्म को सीखता है तो उसे लगता है कि उसने वो फॉर्म मास्टर कर लिया है और उससे अब कोई भी बीट नहीं कर सकता उन चीजों में जो कि उसने सीख ली है। यही फ्रीजा की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही चीज सबसे बड़ा फायदा बनेगी तुम्हारा गोकू। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और वो गोकू को टाइम मैनिपुलेशन में सिखाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी फ्रीजा आया तो गोकू इजिली फ्रीजा के टाइम मैनिपुलेशन को काउंटर कर सके। ऐसे ही कई साल तक उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है और सडनली एक दिन फ्रीजा अपने डायमेंशन को छोड़ करके मल्टीवर्स में वापस आता है, और जैसे ही वो अपना डायमेंशन छोड़ता है जेनो को उसकी की सेंस हो जाती है। फ्रीजा की महसूस होते ही जेनो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि फ्रीजा एक डिफरेंट बीइंग बन चुका है। अब वो कुछ नई चीज सीख के आ रहा है जो कि आज तक किसी ने कभी भी नहीं सीखी। फ्रीजा की जो की थी वो जेनो को काफी ज्यादा डिमोनिक और इविल फील हो रही थी। फ्रीजा के मल्टीवर्स में आते ही उसे सबसे स्ट्रॉन्ग की सेंस होती है यूनिवर्स 7 से, और उसे समझ में आ जाता है या फिर जेनो या तो ग्रैंड प्रिस्ट कोई एक बीइंग यूनिवर्स 7 में जरूर है। फ्रीजा बिना टाइम वेस्ट किए यूनिवर्स 7 में चला जाता है और यूनिवर्स 7 में जाते ही फ्रीजा को हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग की महसूस हो रही होती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जरूर ट्रेन कर रहा है मुझे रोकने के लिए। फ्रीजा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के गेट्स डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि अगर कोई अंदर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसे बाहर निकलने में समय लगे। जिसके बाद फ्रीजा चला जाता है जेनो के पास। जेनो के पास पहुंचते ही फ्रीजा जेनो से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इतने सालों से कहाँ था, मेरी की भी नहीं सेंस हो रही थी किसी को। तो मैंने अपना ही अलग डायमेंशन क्रिएट कर दिया था जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था इतने सालों से, और मैंने ऐसी चीज़ सीखी है इन सालों में जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी बीइंग ने आज तक सीखी होगी या फिर आगे सीख सकेगा। फ्रीजा दोनों से कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर मैंने क्या सीखा है। तो इन सालों में फ्रीजा ने डार्क एनर्जी क्रिएशन सीखा था। वो ऐसे बीइंग्स क्रिएट कर सकता था जिनके पास डार्क एनर्जी होती है। जेनो के देखते ही देखते वहाँ पे फ्रीजा एक फौज खड़ी कर देता है ऐसे बीइंग्स की जिनके पास से इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी की सेंस हो रही होती है कि अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो एक पूरा यूनिवर्स भर जाए। लेकिन वो डार्क एनर्जी वाले बीइंग्स फ्रीजा ने जेनो को मारने के लिए नहीं समन किए थे, बल्कि फ्रीजा ने उन्हें इसलिए समन किया था ताकि वो फ्यूज हो जाए जेनो के साथ और जेनो को पूरी तरीके से करप्ट कर दें। और ठीक ऐसा ही होता है, वहाँ पे जितने भी बीइंग्स थे डार्क एनर्जी वाले वो सब फ्यूज कर जाते हैं जेनो के साथ और जेनो पूरी तरीके से ईविल बन जाता है। और फ्रीजा जेनो को ये आदेश देता है कि तुम मेरे साथ फ्यूज करो और फिर उसके बाद मेरे को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा इस मल्टीवर्स में। जिसके बाद जेनो फ्रीजा के कहने पे फ्रीजा के साथ फ्यूज कर जाता है, और जैसे ही वो दोनों फ्यूज होते हैं वैसे ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में बैठे गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों को ही एक अजीब सी की सेंस होती है। वो कहते हैं कि ये ऐसी एनर्जी तो मैंने किसी के पास नहीं देखी आज तक, मुझे लगता है कि फ्रीजा वापस आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो गेट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि गेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। उन्हें समझ में आ जाता है कि फ्रीजा वापस आ चुका है और उसने आने के बाद सबसे पहले हमारे गेट डिस्ट्रॉयड किए। लेकिन उन्हें ये जो एनर्जी महसूस हो रही थी गोकू ने इसी एनर्जी को फॉलो करते हुए इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर दिया। जब गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके फ्रीजा के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रीजा ने अपना एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है और उसी के साथ साथ वो इस मल्टीवर्स को इरेज करता जा रहा है। गोकू फ्रीजा से पूछता है कि जेनो कहाँ पे है, तो फ्रीजा कहता है कि जेनो तो मेरे अंदर है, वो मेरे से फ्यूज हो चुका है, अब तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो मेरा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा
और मैं जो अपना नया मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ का तो मैं गॉड बना दूंगा। अब फ्रीजा चाहे जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो गॉड नहीं था, वो बस एक मामूली मॉडल था जिसने कि सुपर शेंड्रॉन से विश किया था कि उसे मॉडल बना दिया जाए। इसीलिए फ्रीजा के ऊपर टाइम मैनिपुलेशन का इफेक्ट हो सकता था और ये चीज गोकू को बहुत अच्छे से पता थी। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि आप टाइम रिवर्स कर दीजिए, फ्रीजा एक मॉर्टल है, इस पर टाइम रिवर्स का फर्क पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन तुम ही क्यों नहीं कर देते हो टाइम रिवर्स। गोकू कहता है कि आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मैं भी तो एक मॉर्टल ही हूँ, अगर मैं टाइम रिवर्स करूंगा तो मैं भी टाइम में पीछे चला जाऊंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा टाइम रिवर्स करने को। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को छोड़ करके बाकी पूरे मल्टीवर्स का टाइम रिवर्स कर देता है और उस पॉइंट पे ले आता है जब फ्रीजा आया ही था मल्टीवर्स में। जेनो गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि फ्रीजा ने डार्क एनर्जी क्रिएशन सीख लिया है। गोकू पूछता है कि डार्क एनर्जी क्रिएशन ये क्या होता है। जेनो कहता है कि ये ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से वो ऐसे बींग्स क्रिएट कर सकता है जिनके पास बहुत सारी डार्क एनर्जी होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरे मल्टीवर्स को करप्ट कर दे। जिसके बाद वहाँ पे फ्रीजा आता है और वो कहता है कि जेनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे होगे, कि मैं इतने सालों से कहाँ था। जेनो कहता है कि मुझे पता है, तुमने अपना एक अलग डिमेंशन क्रिएट कर लिया था जहाँ पे तुम ट्रेनिंग कर रहे थे और तुमने एक डार्क एनर्जी क्रिएशन जैसी चीज़ भी सीखी हुई है ना। फ्रीजा ये चीज़ सुन करके काफ़ी हैरान होता है कि इसे कैसे पता ये चीज़, क्या मैं अपने अलग डिमेंशन में भी ट्रेस हो पा रहा था क्या। गोकू कहता है तुम एक बेवकूफ़ हो ना, तुम चाहे जितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम ओमनी किंग को ही क्यों ना मार दो, लेकिन हो तुम एक मॉर्टल ही ना, इसलिए तुम पे टाइम मैनिपुलेशन का फर्क पड़ता है। और ये टाइम एनर्जी क्रिएशन वाली चीज तुम ऑलरेडी दिखा चुके हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं क्योंकि हमने टाइम रिवर्स कर दिया था। ये चीज सुनने के बाद फ्रीजा सोचता है कि मैं भी तो टाइम मैनिपुलेशन जानता हूँ, मैं भी तो टाइम फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो जब वो कोशिश करता है टाइम को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने की, तो वो बिल्कुल भी टाइम फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम कोशिश कर रहे हो ना टाइम मैनिपुलेट करने की, तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी ताकत के ऊपर, वो भी इतना ज्यादा कि तुम भूल जाते हो कि तुम एक मामूली मॉर्टल हो, तुम कोई गॉड या फिर ओमनी किंग नहीं हो कि जो कि एक बार में चीज सीख करके उसको मास्टर कर लो। फ्रीजा को समझ में आ जाता है कि वो टाइम के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता, तो उसे कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा। फ्रीजा जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू से कहता है कि क्यों ना तुम लोग मेरे से फाइट करो, और अगर मैं उस फाइट में हार जाता हूँ तो मैं ये मल्टीवर्स छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। अब यही चीज तो वो तीनों चाहते थे कि फ्रीजा फाइट करे और उस फाइट में वीक होने के बाद जेनो फ्रीजा को इरेज कर दे। गोकू फ्रीजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे से अकेले ही जीत पाओगे। फ्रीजा को ये चीज काफी बुरी लगती है कि कैसे एक मामूली सा मॉर्टल, वीक मॉर्टल उसे चैलेंज दे रहा है। फ्रीजा ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है। फ्रीजा कहता है कि ठीक है, मैं केवल तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये पूरा मल्टीवर्स मेरा होगा। गोकू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। जिसके बाद गोकू और फ्रीजा की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस फाइट में गोकू के पास एक मेजर एडवांटेज होता है, वो ये कि ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को टाइम स्किपिंग भी सिखाई थी, जो कि फ्रीजा को बिल्कुल भी नहीं आती। इसीलिए गोकू फ्रीजा के साथ फाइट में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है फ्रीजा को। फ्रीजा कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो गोकू को करप्ट कर ले अपनी डार्क एनर्जी की मदद से। इसके बाद क्या गोकू को करप्ट कर लेता है फ्रीजा, और क्या वो ओमनी किंग बन जाता है, ये तो मैं नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, और जो नेक्स्ट पार्ट होएगा वो लास्ट पार्ट होएगा।